सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और सोनाली पाठक का नमस्कार। क्या हाल है सोनाली? एकदम बढ़िया है, मजे में है और आशा करते हैं कि आप और हमारे सारे श्रोता भाई, सारी सखियां खुश होंगी, मजे में होंगे। बिल्कुल, आपने सही सोचा है और ऐसा ही हो रहा है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं, बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच ये है कि हमें खुश रहना चाहिए, है ना? कैसी भी परिस्थिति हो, हमें खुशी का दामन थामे रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज क्या लेकर आई हो अपने पिटारे में? आज तो बहुत खूबसूरत पिटारा है आज का, क्योंकि आज कथा सुधा में बूढ़ी काकी का भाग 2 हम सुनवाएंगे। बिल्कुल, इस कहानी को बहुत सारे श्रोताओं ने पसंद भी किया और बहुत सारे श्रोताओं ने मैसेज लिखकर बोला है कि भाई हमें बहुत पसंद आया और पहला भाग सुन के उनकी आंखें भी नम हो गई। हाँ बिल्कुल। और साथ ही आज एक खास दिन है मंदाकिनी जी, शून्य अपशिष्ट दिवस है। अरे ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, यानी 0 वेस्ट डे है। तो हमें बिल्कुल भी यानी कचरे को कम करना है, कम से कम करना है, उसी को रिसाइकल करना है। ये एक बहुत प्यारा सा संदेश है। साथ ही गुजराती व्यंजन, इसमें सुखड़ी, दाल ढोकली और खांडवी। क्या बात है। तो आज ये हम बनाएंगे? ये हम बनाएंगे नहीं भाई, यहाँ कैसे बनाए? हम देखिए इतने नए नए व्यंजनों पर हम बात करते हैं ना, तो लगता है यही बना ले और यही खा भी ले। तो हम यानी आंख मूंद करके बना सकते हैं और घर पे जाके असल में बना सकते हैं, खा भी लेंगे, है ना? चलिए, तो बहुत अच्छा लगा। आपने बात की ना कि बूढ़ी काकी के लिए लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। तो सोनाली, ये बात तो सच है कि घर में बुजुर्गों की जब उपेक्षा की जाती है तो वो जो दृश्य है वो बहुत दुखदायी होता है, बड़े दुखी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो टूट जाते हैं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है बुढ़ापे में इंसान, और उसकी इच्छा होती है कि हर कोई इसको प्यार करे, प्यार के 2 शब्द बोल दे। और होता क्या है कि घर के लोग ना उनकी देखरेख तो करते हैं लेकिन कुछ ज्यादा ही कर लेते हैं। मसलन उन्हें खाना कम देना है, ये नहीं खिलाना है, वो नहीं देना है, यूं नहीं देना है, यूं नहीं रहने देना है। तो इस तरह के इतने उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि बुढ़ापा बोझ लगने लग जाता है। और हर किसी के जीवन में बुढ़ापा आने ही वाला है। बिल्कुल। तो उनके नजरिए से हमें देखना चाहिए कि वो क्या चाहते, वो सिर्फ हमारा थोड़ा सा समय चाहते हैं। और क्या होता है कि समय के हिसाब से उनके थोड़े थोड़े, जैसे कानों से कम सुनाई आएगा, आंखों से कम दिखाई आएगा, तो बार बार कोई सवाल पूछते हैं या वही बात कहते हैं, तो हम लोग भी झुंझला जाते हैं, चिड़चिड़ा उठते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए कि उनकी समस्या क्या है, उन्हें समझ के हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए बूढ़ी काकी कहानी सुनने के बाद आंखों में आंसू थे, क्योंकि बूढ़ी काकी पर किसी का ध्यान नहीं है, सब लोग अपनी ही दुनिया में व्यस्त हैं। तो हमारे घर में ऐसी बूढ़ी काकियां होती हैं और इस तरह के पात्र हर घर में हमें मिलते हैं जहाँ पर उपेक्षा की जाती है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। सुनते हैं, आइए। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। आज प्रस्तुत है इस कहानी का दूसरा भाग। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना, आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। ये उसी का उत्सव है। बर के माथे तिलक भला तो है, बर के माथे तिलक भला तो है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। भट्टियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियां कचौड़ियां निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। जिस स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। वो उकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई।
परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है? ये कहां से आ गई? देखो किसी को छू न दे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम्म से पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गई। आइए अब सुनते हैं कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले भी भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को कोई करुणा न आई थी। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। पता नहीं इन्हें क्या हो गया, पिताजी जाने क्यों ऐसा कर रहे। हम लोग काकी को बहुत सी पूड़ियां क्यों नहीं देते। बेचारी काकी, क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। वो काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल ना खाई थी, अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी सामने रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो वो चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था। केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाले नीम पर गई। उसे मालूम हुआ उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा वो स्पष्ट रूप से दिखलाई दे रही है। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढाढ़स हुआ। कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका। वे मूर्छित हो गईं। जब वे सचेत हुईं तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए। हाँ, और उनके साथ
मेरी तकदीर भी सो गई। ये रात कैसे कटेगी राम जाने। क्या खाऊं, कैसे खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही किसी ने मेरी सुध न ले। क्या अकेले मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा इनका? इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती। न जाने बुढ़िया कब मर जाए। उसका जी क्यों दुखाऊं, क्यों दिखावे? अरे मैं पेट की रोटियां ही तो खाती हूँ बस, और कुछ है? और इस पर ये हाल ऐसा लगता है न मैं कुछ सुनती हूँ न बूझती हूँ। अरे आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते न बनता था कि अभी लोग खाना खा रहे हैं। फिर आना काकी कह सकता था ना। उसने मुझे घसीटा पटका उन्हीं पूड़ियों के लिए। रूपा ने सबके सामने गालियां दी है उन्हीं पूड़ियों के लिए। इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी। जब तब ना दी तो अब क्या देंगे? चुप रहूं तभी भलाई है मेरी। संतोष तो करना पड़ेगा। नी लंबी रात कैसे कटेगी? ये विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी, ए काकी उठो, मैं तुम्हारे लिए पूड़ियां लेकर आई हूँ। हाँ पूड़ियां। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, अरे लाडली बिटिया, आजा बेटा, ये पूड़ियां लाई है?
बिटिया, लाडली, तुम्हारी अम्मा ने दी है? नहीं काकी, तुम खाओ ना, ये मेरे हिस्से की है, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। पुड़िया, अरे नरम नरम, कितनी अच्छी पूड़ियाँ है, बहुत स्वादिष्ट, कितनी नरम, लाल लाल आए पूड़ियाँ। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। लाडली ने पूछा, काकी काकी, कैसी लगी पूड़ियाँ? पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उस भांति इस थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। लाडली बिटिया, बिटिया जाकर पूड़ियाँ है ना, अम्मा से जरा और मांग ला, थोड़ी सी और। बहुत बढ़िया बनी, बहुत बढ़िया बनी है। हाँ, जा जा। अरे काकी, अम्मा सोती हैं, तुम तो जानती हो, जगाऊंगी तो तुम मारेंगी। हाँ। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी, बार बार होंठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियां कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मदांध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, बिटिया, बिटिया, मेरा हाथ पकड़कर, हाँ पकड़ लिया हाथ, वहां ले चल, चल वहां जा। मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है, ले चल, वहां ले चल। हाँ। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन, शुद्धातुर, हत ज्ञान बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। अरे दही कितना स्वादिष्ट था। कचौड़ियाँ कितनी सलोनी है। खस्ता, अरे खस्ता कितना सुकोमल। और ये चटनी बहुत स्वाद। लाडी, ए बिटिया, बहुत बहुत स्वाद। अरे दही, रायता, रायता दे, रायता दे। हाँ। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। बूढ़ी काकी में ये केंद्र उनकी स्वाद इंद्रियां थी। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वो चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी।
उसे वहां न पाकर वो उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वही उस समय हुई। घर की बुजुर्ग दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूरियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा निकृष्ट कर्म कर रही है। ये वो दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहां, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वो सोचने लगी, उफ, कितनी निर्दयी हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति, और वो भी मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बहुत बड़ी, बहुत भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था। सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया। मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी। केवल इसी कारण तो वो वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को वो परमानंद प्राप्त ना हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी, काकी उठो, ओ काकी, काकी उठो ना, भोजन कर लो। काकी, आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, उसका बुरा नहीं मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। काकी। रूपा बिटिया, भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी हुई स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी। आज आपने सुना इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार: सूत्रधार जी श्याम, बूढ़ी काकी रेणु चतुर्वेदी, रूपा राजश्री त्रिवेदी, लाडली नेहा शर्मा, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। तो सोनाली, ये कहानी सुनकर तो लगभग आंखें भर आई ना? सचमुच बहुत ही एकदम हम लोग इमोशनल हो गए थे ना। मार्मिक कहानी थी। और ऐसा कई बार हम देखते हैं इस तरह का दृश्य जहाँ जो वृद्ध लोग हैं उनके साथ ऐसा हो जाता है, ऐसी अपेक्षाएं होती है उनके साथ में। तो ऐसा ना हो, हमारे घर के जो वृद्ध हैं उनका हमें खास ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छी कहानी थी जी। और अब एक गीत सुन लेते हैं पहले। जी। सोनाली, बहुत ही सुंदर गीत हमने सुना। और अभी एक अंतराल हम लेते हैं ब्रेक। तो इस अंतराल के बाद सभी सखाओं और सखियों का हम स्वागत करते हैं। और इस कहानी के बाद में हमारे कुछ श्रोताओं ने भी कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। अच्छा। तो एक ने लिखा है कि एक बार
काकी पढ़ने के बाद कैसा भी इंसान होगा अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा, ये मेरा अपना मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ने लिखा है कि बड़े बुजुर्गों की ओर ध्यान न देने में थोड़ा मोबाइल युग भी जिम्मेदार हो गया है। एक घर में साथ साथ रहते, पास पास बैठे हुए भी एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हैं। हम सब अपने अपने मोबाइल स्क्रीन के साथ व्यस्त रहते हैं। हाँ, लेकिन ये तो आज की बात आपने कही है। बूढ़ी काकी कहानी किस युग में लिखी गई थी? पुराने जमाने होता था। हाँ। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर में तो ऐसा होता ही नहीं है। हमारे घर में शादियों में, उत्सव में जब तक हमारे बड़े बुजुर्ग आकर खाना नहीं खाते तब तक हम नहीं खाते। बिल्कुल, कितना अच्छा उदाहरण है ना। बहुत अच्छी बात है। और ऐसा ही होना चाहिए कि जब आपके घर में इतना बड़ा काम हो रहा है और बड़े बुजुर्ग उसमें नहीं है, तो फिर वो आशीर्वाद देने वाला कौन है वहाँ? जी। जो सबसे पहला कार्य होना चाहिए। तो वही इस कहानी का एक जो था संदेश जाता है कि आप किस तरह से हम अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान कर देते हैं जाने अनजाने में। तो अब चले अपने उन सेगमेंट्स की तरफ जो आज हमने चुने हैं। जी जी जी। आज शून्य अपशिष्ट दिवस है। यानी जो कचरे को हम आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं, तो कैसे इसे कचरे को कम करना है। आज हम अपनी जरूरत से अधिक वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं मंदाकिनी जी, और परिणाम स्वरूप अत्यधिक कचरा उत्पन्न होने लग गया है। और ये जो कचरा है ना, पर्यावरण के लिए बहुत ही गंभीर खतरा बनता जा रहा है। इसी समस्या के समाधान और लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 30 मार्च को शून्य अपशिष्ट दिवस यानी जीरो वेस्ट डे मनाया जाता है। बिल्कुल। और ये दिन जो है सोनाली हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में ऐसे बदलाव लाएं जिससे कचरे की मात्रा कम से कम हो जाए, है ना। यानी शून्य अपशिष्ट का अर्थ है केवल कचरा न बनाना नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली अपनाना जिसमें हम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें और कचरे को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास भी करें। और इसके आधार यानी 3 R सिद्धांत है। रिड्यूस यानी कम करना, उसके लिए रीयूज यानी पुनः उपयोग करना, रिसाइकल यानी पुनः चक्रण करना, और इसके साथ ही रिफ्यूज यानी इंकार करना, और रॉट यानी जैविक कचरे का खाद में बदलना, ये भी जोड़ा जाना। यानी 5 R के सिद्धांत को हमें अपनाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और इसके आज के दिन का उद्देश्य भी यही है कि समाज को ये समझाना है कि कचरे का सही प्रबंधन कितना जरूरी है और इस कचरे के दुष्प्रभावों के प्रति भी जागरूकता फैलाना है। अब साधारण सी बोली चाली की भाषा में अगर हम बात करें मंदाकिनी जी, तो हम जब बाजार जाते तो पुराना जमाना याद है कि जब हम घर से थैला लेकर जाते थे, पर आजकल क्या हो गया है कि हम ऐसे ही जाते हैं। छोटी छोटी पर्स होती है, उसमें थैली रखने की जगह ही नहीं होती, और बस फिर हम सब्जी वाले से मांगते हैं कि हमें प्लास्टिक की थैलियां दे दो। तो उसके बजाय अगर हम अपने सुंदर सुंदर पुराने कपड़ों से भी, पुरानी जीन्स ऐसे ही डाल देते, उससे भी थैलियां बन जाती है। उस पे आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, और वो थैलियां हम बाजार में लेके जाए। तो ये छोटे छोटे उदाहरण है कि सिर्फ बोलने से नहीं होगा, इसे हमें सही मात्रा में अमल में लाना होगा। लेकिन सोनाली वही बात है कि अब जीन्स से बैग बनाए कौन, टी शर्ट से बैग बनाए कौन? बनाने वाले हम ही हैं। लेकिन हम इतना आलस कर जाते हैं कि हम चाहते हैं कि सीधा पॉलिथीन बैग में हम भर ले लाएंगे, या कपड़े भी लाते हैं तो बैग मिलता है, कैरी बैग अच्छा खासा आपको मिलता है जिसमें ड्रेस रखी होती है, और हम लेकर आते हैं बड़ी शान के साथ। और साथ ही साथ जैसे हम जूस वगैरह पीते हैं तो हम डायरेक्टली जो ग्लास है वो मुंह पे लगा के हम पी सकते हैं, या बोतल मुंह से लगा के पी सकते हैं, पर हम स्ट्रॉ लेते हैं। वो स्ट्रॉ इतना ज्यादा कचरा फैलाता है। वो स्ट्रॉ है ना, कहीं पे भी अगर घुस गया, अगर किसी नाली में घुस गया, चोक हो गया, तो कितनी सारी मुसीबतें आ सकती है। तो छोटी छोटी बातें होती कि प्लास्टिक की थैली का हम जो है इस्तेमाल ना करें, फिर स्ट्रॉ का इस्तेमाल ना करें, फिर उसके बाद में अगर हम प्लास्टिक की बोतल जो है ना यूज करें तो कितनी अच्छी बात होगी। अगर हम ऑफिस आते हैं तो कांच की बोतल है, फिर उसके बाद में तांबे की, स्टील की बोतल ले सकते हैं, तांबे की बोतल तो है ही। हाँ, तो वो बहुत दिनों तक टिकती भी है। तो यानी सस्टेनेबल जो आइटम्स है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हमें हल्की लगी प्लास्टिक की बोतल तो हमने रख ली और चल गए। तो और हम कभी बाहर जाते हैं तो हमें लगता है कि अपने बर्तनों को कौन खराब करेगा, हम प्लास्टिक की लेकर आ जाते हैं, प्लेट्स वगैरह, और वही लेकर हम जाना पसंद करते हैं, उसी में खाना पसंद करते हैं, उसी में चाय पीना पसंद करते हैं, और उसी ग्लास में पानी पीना पसंद करते हैं, ताकि घर के बर्तन न लगे और हमारा काम कम से कम हो जाए। अब जैसे पार्टियों में वगैरह तो या तो आप हम लोग डिस्पोजेबल प्लेट्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा कचरा निर्माण हो जाता है। तो हो सके तो अपने घर की जो स्टील की प्लेट्स है उसका इस्तेमाल करें। और सबसे जरूरी बात है कि जो कूलर आते हैं पानी पीने के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए हमें, है ना। एक समय था जब पत्तल पर खाना खिलाया जाता था बैठाकर, कूलर में पानी पिया जाता था। यानी छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रख के बहुत सारा पर्यावरण के नुकसान से हम बच सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि
एक समय ऐसा आ गया है जहाँ हम चट मंगनी पट ब्याह करना चाहते हैं। मतलब फटाक से कोई चीज करके फटाक से खत्म कर देना चाहते हैं। कोई हमें इसका परेशानी नहीं होनी चाहिए, हमारे घर परिवार खराब नहीं होना चाहिए, है ना। हमारे ये सोच बन गई, स्वार्थी हो गए हम। और आपने देखा होगा जब डिस्पोजल ग्लास प्लेट्स वो जब इकट्ठा होती है, वो गाय खड़ी है, वो खाती है, उसको पेट में प्लास्टिक चला जाता है, तो बेचारे क्या करेंगे, खाएंगे ना। उन्हें तो भूख लगी है, वो खाएंगे और उसमें प्लेट में कुछ लगा हुआ तो उसके साथ में खाने के चक्कर में वो घंटों चबाते रहते हैं और उनके पेट में प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता है। तो एक छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। आज जो अपशिष्ट दिवस है, शून्य अपशिष्ट दिवस, इसका उद्देश्य यही है कि हम इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। कुछ लोग रखते भी है, सुना है, ऐसी बात नहीं है। कुछ शहरों में प्लास्टिक बिल्कुल बंद भी है। एक जगह हम गए और हमने कहा कि अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है, आपके पास होगा कैरी बैग, उसमें दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ प्लास्टिक नहीं चलता है, आप अपने घर से कपड़े का थैला लेकर आइए। खासकर जब हम जंगल सफारी के लिए वगैरह जाते हैं, उस वक्त हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जब हम अगर वहां पे कुछ खाने पीने की चीजें लेकर जाते हैं, वहीं पर अगर हम फेंक देंगे तो वहां पर जो है जंगली पशु आएंगे और वो उनके पेट में जाएगा, तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। हमें ही सोचना चाहिए कि हम किस तरह से प्रकृति का नुकसान होने से बचा सकते हैं, है ना। और अब गाना सुन ले। बिल्कुल। ये बनाएंगे एक आशियाँ, दो पंछी दो तिनके, कहो लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। ये बनाएंगे एक आशियाँ। सपना सच होगा, कह रही धड़कनों की जुबान। हम बनाएंगे एक आशियाँ, हम बनाएंगे एक आशियाँ। हम बनाएंगे एक आशियाँ, हम बनाएंगे एक
आशियां। मंदाकिनी जी, हमारे एक सखी ने एक संदेश लिखकर भेजा है। क्या? ये लिखती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मुझे अपनी छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देने की प्रेरणा देता है। जब मैं सब्जी लेने जाती हूँ तो हमेशा अपना कैरी बैग साथ ले जाती हूँ ताकि प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकूं। मुझे लगता है कि ऐसी छोटी पहल से हम पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बना सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। हाँ, वही एक श्रोता ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस जो हर साल 30 मार्च के दिन मनाया जाता है, 31 को मनाया जाता है या 30 को मनाया जाता है? 30 को मनाया जाता है। 30 को ही मनाया जाता है। साल 2022 14 दिसंबर के दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस दिन की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य टिकाऊ विकास को गति देना, साथ में आम लोगों को कचरा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इसका महत्व ज्यादा इसलिए है कि दुनिया भर में लगभग उत्पन्न हो रहे बहुत ज्यादा जो कचरे का निकल रहे बेहतरीन प्रबंधन और रिसाइकलिंग पर जोर देना है। तो फिर देर किस बात की है, आइए हम सभी मिलकर इस अभियान में शामिल हो जाएं। और इसके लिए वो गुजराती मुहावरा लिखते हैं, ज्यादा हाथ रतन रली यामना, मतलब ज्यादा व्यक्ति ज्यादा हाथ सब जब साथ मिलकर काम करेंगे तब काम सुंदर तरीके से ज्यादा आसानी से हो सकता है। ज्यादा हाथ रली यामना मतलब जितने ज्यादा हाथ होंगे काम उतना ज्यादा होगा। यानी ये विषय ऐसा है कि किसी एक के प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, हमें सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा कि भाई हमें प्लास्टिक को अलविदा कहना होगा, बाय बाय कहना होगा, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें हैं उन्हें हमें अपनाना होगा। एक हमारे साथी लिखते हैं मंदाकिनी जी, अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य कचरे को कम करने, वस्तुओं को पुनः उपयोग और पुनः चक्रण को बढ़ावा देना है। यह दिवस टिकाऊ उपभोग और अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए वैश्विक जागरूकता फैलाता है। और इन्होंने आगे भी लिखा है कि जहां कचरा कम से कम उत्पन्न हो, संसाधनों का दोबारा इस्तेमाल किया जाए। ये बढ़ते प्लास्टिक और खाद्य अपशिष्ट संकट पर कार्रवाई करने के लिए सरकारों, व्यवसायों और व्यक्तियों को प्रोत्साहित करता है। उपभोग कम करे, सामान को दोबारा इस्तेमाल करे, इसे रिसाइकिल करे और कचरे को संसाधन में बदले। एक मैंने पोस्ट देखी थी मंदाकिनी जी कि उसमें अब देखिए बहुत ऐसी भी वस्तुएं होती है जिन्हें हमें प्लास्टिक में लाना ही पड़ता है, जैसे तेल है, फिर दही है, ऐसी बहुत सारे। अब पुराना जमाना नहीं रहा कि हम डिब्बा लेकर जाएंगे दही लेने के लिए, दूध लेने के लिए। तो उसमें क्या है, एक जो प्लास्टिक की जो बोतल होती है उसमें वो बची कुची जो थैलियां हैं उसमें भर के रखना है हमें, यानी लकड़ी के माध्यम से दबा दबा के उसमें डालना है। यानी एक बोतल में ही हम सारी की सारी प्लास्टिक की थैलियां जमा कर सकते, और वैसे के वैसे उठा के वो बोतल है हमें दे देना है। तो जहाँ रिसाइकल होता है वहाँ इसका काम हो जाएगा। प्लास्टिक की थैलियां भी काम में आ जाएंगी, बोतल भी काम में आ जाएगी। ये अच्छा आइडिया है कि उसमें वो एक बहुत अच्छा लगा मुझे वो वीडियो कि आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी पहल हमें ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट की थीम सर्कुलरिटी के माध्यम से भविष्य को सुरक्षित करना रखी गई है। ये थीम इस विचार पर केंद्रित है कि हम अपने संसाधनों का उपयोग इस तरह करें कि वे कभी कचरा बने ही नहीं बल्कि चक्र यानी साइकिल में घूमते रहें। एक हमारे साथी ने लिखा है कि हम अपनी ओर से बहुत प्रयास करते हैं कि कचरा कम से कम निकाले, जहां तक संभव होता है सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करते हैं, अपने साथ हमेशा पानी की बोतल साथ में रखते हैं और सामान खरीदते समय अपना बैग साथ में लेकर चलते हैं। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि ये दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन का मुख्य उद्देश्य कचरा प्रबंधन, संसाधनों को बढ़ावा देना है और वेस्ट होने वाली चीजों को कैसे दोबारा इस्तेमाल करना है ये बताना है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। और अब आप कहती हैं तो एक गाना सुन ले। सुनते हैं गीत। जरा देखो सजना
छुप जाए। हाय जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय रुत ऐसी हाय कैसी, ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। गली गली कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। खोए हुआ क्या खोए हुए, जागी जिया में अरमान सोए। सोए किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। खोए हुआ क्या खोए हुए, जागी जिया में अरमान सोए सोए। रुत ऐसी है कैसी, ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। गली गली कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। सुनो पास ना, गली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ सुनो पास ना, गली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ रुत ऐसी हाय कैसी, ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। गली गली कली कली गली गली कली कली गली गली। कली कली। हाँ सोनाली, तो भाई गुनगुना रहे हैं भंवरे अगर खिल रहे कली कली खिलेगी तो मौसम कितना खूबसूरत हो जाएगा ना। बहुत खूबसूरत हो जाएगा और भूख लगी रहेगी, तब ऐसे प्यारे प्यारे व्यंजन हमारे सामने होंगे, तब भी मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छे मौसम में तो भूख ज्यादा लगती है। हाँ। क्या जो बना ले और क्या जो खा ले, और खुशबू से ही हमारी भूख और बढ़ बढ़ जाती है। बिल्कुल। एक हमारी सखी ने लिखा है कि गुजराती व्यंजन दाल ढोकली, हमारे बिहार में उसे दाल पिठिया, दाल में का डूला बोलते हैं। मिक्स दाल में आटे के पेड़े से हर तरह के आकार वाले गढ़ कर दाल में डाला जाता है। लहसुन, प्याज, मिर्ची, हींग, टमाटर और सब्जियों का तड़का लगाया जाता है। इसे अचार, चटनी और घी के साथ खाया जाता है। स्वादिष्ट, पौष्टिक एक संपूर्ण भोजन होता है। महाराष्ट्र में भी बनता है ये दाल ढोकली, उसे वरण फड़ कहते हैं। वरण फड़, हाँ। अच्छा। तो ये यानी बहुत कॉमन है और बहुत यानी पौष्टिक व्यंजन है। पौष्टिक है और सबको अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है। कोई बड़ों भी से पार्टी होती है तो भी दाल ढोकली बना ले, कैसा रही है ना। हाँ। वो रहता है, बड़े क्रेज रहता है। और है ना, बनने में भी झटपट बन जाता है। तो कभी कभी गृहिणियों को भी ऐसा लगता है कि अरे यार आज थक गए हैं तो दाल ढोकली बना बस दाल ढोकली। सर्दियों के दिनों में तो और भी अच्छा लगता है। हाँ। तो हमारे किसी ने एक रेसिपी बताई है, आप कहें तो मैं पढ़ के बताती हूँ। हाँ। इन्होंने कहा है कि मुख्य सामग्री ले लें दाल के लिए। 1 कप तुअर की दाल भीगी हुई, 2-3 टेबलस्पून मूंगफली, 1 चम्मच अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट ले लें, गुड़, इमली का पल्प, नमक, हल्दी, करी पत्ता और राई जीरा। और ढोकली के लिए 1 कप गेहूं का आटा, 1 या 2 चम्मच बेसन, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, नमक, 1 चम्मच तेल, घी। बनाने की विधि बता रहे हैं। दाल उबालें, भीगी हुई दाल को हल्दी, नमक और मूंगफली के साथ कुकर में 4-5 सीटी आने तक अच्छी तरह उबाल लें। ढोकली तैयार करें। गेहूं के आटे में बेसन और सारे मसाले मिलाकर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा गूंथ लें। ढोकली को बेलें, आटे की लोइयां बनाकर उन्हें रोटी की तरह पतला बेलें और डायमंड या अपनी पसंद के आकार में काट लें। तड़का लगाएं। एक कढ़ाई में घी गरम करें, जीरा, राई, हींग, कड़ी पत्ता, अदरक, मिर्च का पेस्ट और टमाटर डालकर भून लें। दाल ढोकली पकाएं। कढ़ाई में उबली हुई दाल, गुड़ और
इमली का पल्प डालें, आवश्यकता अनुसार पानी मिलाएं, इसे थोड़ा उबाल लें और उबलती हुई दाल में तैयार ढोकली के टुकड़े डालें और ढककर 10 से 12 मिनट तक मध्यम आंच पर पकाएं जब तक ढोकली नरम न हो जाए। ऊपर से हरा धनिया डालें, गर्मा गर्म परोसें, साथ में ऊपर से 1 चम्मच देसी घी का तड़का भी लगा दें। मिक्स देसी घी मिलाकर भी खा सकते हैं। अलग अलग प्रांतों में वो दाल जो है ना, उसमें कहीं खट्टी मीठी दाल बनती है, तो कभी तीखी, तो कभी प्याज टमाटर वाली दाल बनती है, पर ये व्यंजन बहुत बहुत ही टेस्टी लगता है। और अब सुकड़ी यानी गुड़ पापड़ी एक पारंपरिक गुजराती मिठाई है जो केवल 3 मुख्य सामग्रियों से बनती है, गेहूं का आटा, घी और गुड़। ये 15 मिनट में बन जाती है। कढ़ाई में घी गर्म करके आटा सुनहरा होने तक भूने, गैस बंद करें, फिर कद्दूकस किया गुड़ मिलाकर थाली में जमा दे। नरम, पौष्टिक और सर्दियों के लिए बेहतरीन है। सुकड़ी बनाने की विधि, एक थाली में ट्रे को घी लगाकर चिकना कर ले और आटा भुनना है। कढ़ाई में घी आधा कप गर्म करे और आंच धीमी रखे। गेहूं का आटा 1 कप डाले, इसे लगातार चलाते रहे। 5-7 मिनट तक भूने। जब सुनहरा भूरा हो जाए तो अच्छी तरह खुशबू आने लग जाए तो समझ जाए कि आटा भुन गया है। अब उसमें गुड़ मिलाना है। जैसे ही आटा भुन जाए गैस बंद कर दे। इसमें कद्दूकस किया हुआ गुड़ आधा या 3/4 कप डाले और जब तक अच्छी तरह मिलाए जब तक गुड़ पूरी तरह से पिघल ना जाए। और मिश्रण को तैयार थाली में डाले और चम्मच या कटोरी के पीछे के हिस्से से दबा दबा कर समतल करे और हल्का गर्म होने पर चाकू से मनचाहे आकार में चौकोर या हीरा आकार में इन्हें डायमंड शेप में काट ले। पूरी तरह ठंडा होने पर इसके टुकड़े अलग अलग कर ले। क्या बात है। और एक है खांडवी बनाने की विधि बता रहे हैं कि घोल तैयार करें। एक बड़े बर्तन में बेसन, छाछ या दही पानी का मिश्रण, हल्दी, अदरक, मिर्च का पेस्ट और नमक मिलाएं। हैंड ब्लेंडर से या विस्कर की मदद से अच्छी तरह फेंटें ताकि कोई गुठली ना रहे। फिर बैटर को पकाएं। इस मिश्रण को एक भारी तले वाले पैन में, नॉन स्टिक जो पैन है उसमें डालें। धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए इसे पकाते रहें। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए, पैन छोड़ने लगे और चिकना हो जाए तो समझे कि ये तैयार है। एक थाली या स्टील की थाली के पिछले हिस्से पर थोड़ा सा तेल लगाकर चिकना करें। पके हुए गरम घोल को थाली पर बहुत पतला पतला फैलाएं। मिश्रण के ठंडा होने पर लगभग 5-7 मिनट बाद चाकू की मदद से थोड़ा थोड़ा चौड़ी चौड़ी पट्टियां काट लें। उन्हें धीरे धीरे रोल भी कर लें। तड़का और सजावट के लिए तड़का पैन में तेल गरम करें, उसमें राई, हींग, कड़ी पत्ता, इस तड़के को रोल की हुई खांडवी के ऊपर डालें। नारियल और धनिया से सजाकर आप परोस सकती हैं। ये इसकी रेसिपी मैंने भी एक जगह देखी थी। तो 1 कटोरी बेसन हो तो उसमें 3 कटोरी छाछ डालते हैं। अच्छा। और उसे कुकर में भी बनाने का देखा था मैंने कि इसमें 7 से 8 सीटियों तक उन्हें कुकर में अच्छे से ढक के रख देना है। और 7 से 8 सीटी होने के बाद गरम गरम, और ये जो बाद में जो बनाते हैं ना उसकी स्किल बहुत जबरदस्त होना चाहिए कि वो काम फटाफट होना चाहिए। गरम गरम ही उसे फैलाना है। अगर वो ठंडा हो गया तो उसका रोल नहीं बनेगा, वो मोटा का मोटा रह जाएगा। तो ये बना के प्रैक्टिस करके ही खांडवी बनाने में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। अरे वाह, यानी कि कई बार बनानी पड़ेगी खांडवी तब जाकर हम उसमें एक्सपर्ट होंगे, जैसे कि आप हो गई है। तो आपकी जब आप खांडवी बनाएंगी ना सोनाली, तो लेकर भी आएंगे हमारे लिए और हमारे श्रोताओं के लिए लेकर आएंगे। और आप गाना सुन ले। बिल्कुल सुनते हैं। दिल देकर मैं कर बैठी दिल के दुश्मन से यारी।
हाँ। मंदाकिनी जी, हमारे एक साथी लिखते हैं, गुजरात में जितनी घूमने के लिए लोकप्रिय जगह है उतना ही गुजरात अपने खान पान के लिए जाना जाता है। अच्छा। वैसे गुजराती लोगों को खाने का बेहद शौक होता है, और हो भी क्यों ना, यहाँ का खाना होता ही इतना स्वादिष्ट है। साथ ही एक हमारे साथी ने लिखा है कि गुजरात के महुड़ी नामक एक जगह पर मंदिर में सुखड़ी यानी गोल पापड़ी का प्रसाद दिया जाता है, और ऐसी मान्यता है कि ये जो प्रसाद है मंदिर के भीतर ही हमें खाना है और वो बाहर नहीं ले जाना है हमें वो प्रसाद। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम जब बाहर जाते हैं तो चप्पल पहनते हैं, तो ये प्रसाद जो होता है पवित्र होता है, तो चप्पल के साथ यानी प्रसाद को छूना नहीं चाहिए। तो बहुत मैं भी गई हूँ इस मंदिर में, और वहाँ पे गरम गरम वो थाली में बना के देते हैं, हम वही खाना वो एक छोटी सी थाली में हमें पेमेंट करके हम वो लेके उसका भोग चढ़ा के वहीं पे बैठ के खाओ, और उसके बाद में थाली वापस करो और बाहर जाओ। अच्छा। तो ये बहुत सारे व्यंजन होते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रसिद्ध व्यंजन होते हैं जो उसी जगह का खास महत्व होता है, और वो उस जगह पर इतना स्वादिष्ट लगता है कि बाहर हम बना ले तो भी इतना अच्छा नहीं बनता है। ये बात तो सही कही आपने। और देखिए अब वक्त अब जो है हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम इतनी स्वादिष्ट बातें और कर पाएंगे। तो लेते हैं इजाजत। हाँ, आप सभी को सोनाली पाठक और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।